So we are done with batch processing. So these are the steps in batch processing. Keystroke. Source documents are transcribed by clerks to magnetic tape for processing later. आप कह रहे हैं कि डेटा एंटर किया, right? Edit run identifies clerical errors in the batch and places them into an error file. अगर उसमें कोई एरर है तो आप उसको एरर को आइडेंटिफाई करेंगे. Places the transaction file in the same order as the master file using a primary key. Like अगर chronologically update हो रही हैं चीज़ें तो आप उसे chronologically वहाँ पे अपडेट हो जाएंगी. अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर की बात है. You don't have to make them in order of date wise or something like this. ये खुद से सॉफ्टवेयर इसको अपडेट करेगा. और इसी तरीके से अगर सिमिलैरिटी के हिसाब से पुल अप हो रही हैं तो वैसे हो जाएंगी. Then update run changes the value of appropriate fields in the master file to reflect the transaction. And backup procedure, the original master continues to exist and a new master file is created. Practically आपने जो करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेटा एंटर करना है. उसके बाद डेटा रन होगा उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए. अगर कुछ रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो उसको उस फाइल में डाल देगा, तो फिर आप उसको रेक्टिफाई करेंगे और दोबारा रन होके फिर सॉर्ट रन में आ जाएगा. क्रोनोलॉजिकली या जिस भी तरीके से अपडेट होनी है वहाँ पुल अप हो जाएंगी और फिर आप उसको अपडेट करेंगे फाइनली, यानी कि आप उसको प्रोसेस करेंगे और फिर आप उसको बैकअप फाइल में भी उसको अपडेट कर देंगे. These are the advantages of batch processing. Organizations can increase efficiency by grouping large number of transactions into batches rather than processing each event separately. Batch processing provides control over the transaction process via control figure. अच्छा बात ये है, ये सेकंड पॉइंट है कि एक जगह पे चूँकि प्रोसेस होता है तो आप उसको डेटा की एक्यूरेसी को ज़रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. आपका कंट्रोल ज़्यादा है क्योंकि आप एक वक्त में इसको प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है, हर जगह पे अलग अलग प्रोसेस नहीं हो रहा. ये जो पहला पॉइंट है इंक्रीज एफिशिएंसी, इसके अंदर मैं ये भी पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि चूंकि आपको बहुत सारी जगहों पे प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करना, सिर्फ आपको डेटा एंटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है. तो डेटा एंट्री फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, वहाँ डेटा एंटर हो गया. अब जो मेन प्रोसेसिंग सिस्टम है वो एक जगह पर इंस्टॉल करना है. तो इस तरीके से इसका मतलब है आपको इक्विपमेंट्स और बाकी चीज़ें कंपैरेटिवली कम रिक्वायर्ड होंगी एक ही जगह पर. तो बैच प्रोसेसिंग आपका कंपैरेटिवली कम रिसोर्सेज यूज़ करता है. ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पे प्रोसेस हो जाएंगी तो इट सेव्स बेसिकली योर रिसोर्सेज. नाउ इट्स अबाउट रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम. Process transactions individually at the moment the economic event occurs, or you may call it, or you may say it as at the moment the economic event enters in the system. Have no time lag between the economic event and the processing. जो ही आप उसको enter करेंगे साथ ही उसकी processing हो जाएगी. We have discussed it. Generally require greater resources than batch processing since they require dedicated processing capacity. However, these cost differentials are okay. जैसे मैंने आपसे कहा वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए क्योंकि एक ही जगह पर आपको प्रोसेस करना है. यहाँ पे हर जगह पर लाइक मैं एंटर कर रहा हूँ, आप एंटर कर रहे हैं, कोई और बंदा एंटर कर रहा है, तो हर किसी को अलग-अलग प्रोसेसिंग यूनिट भी उसके साथ ही चाहिए, तो ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे. लेकिन चूँकि साथ तो आप कह सकते हैं ये ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. फाइन, लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ज़्यादा आम होती जा रही है, ज़्यादा एफिशिएंट होती जा रही है, तो ये जो कॉस्ट हम कहते हैं ना ज़्यादा कॉस्टली है, ये बात कंपैरेटिवली कम होती जा रही है क्योंकि कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती जा रही है. ऑफन टाइम्स हैव लॉन्गर सिस्टम्स डेवलपमेंट टाइम. सारी बात है, आपने एक जगह पे प्रोसेसिंग करनी है तो वहीं पे आप रन करेंगे, ट्रायल करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे और फाइनली रिफाइन करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. अगर बहुत सारी जगहों पर ये एक्सेसिबल है और बहुत सारी जगहों पर प्रोसेसिंग होनी है तो ऑब्वियसली आपको उतना ही टाइम हर डेडिकेटेड स्टेशन पे देना पड़ेगा जहाँ पे ये चीज़ें एंटर भी हो रही हैं और साथ के साथ प्रोसेस भी हो रही हैं. सो यूजुअली इट टेक्स कंपैरेटिवली मोर टाइम टू डेवलप रियल टाइम सिस्टम एज कम्पेयर टू बैच सिस्टम.
Okay, so these are the characteristics differences between batch and real time. We have discussed it. ये एक summary समझ लें आप. ये points हैं जी. Information time frame. Batch में lag होता है, time lag, तो obviously it takes more time. Real time में processing takes place when the economic. यहाँ पे enter करेंगे, wait होगा, एक जैसे ट्रांजेक्शन इकट्ठी होंगी, फिर बैच प्रोसेसिंग होगी, तो टाइम लैग एग्जिस्ट. यहाँ पे एंटर किया, साथ ही प्रोसेस हो गया. ठीक है, तो आप इसको टाइम लैग का भी टाइटल दे सकते हैं. यहाँ पर रिसोर्सेज जनरली कम रिसोर्सेज चाहिए, पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि एक ही जगह पे प्रोसेसिंग होगी. जनरली ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए क्योंकि हर वर्क स्टेशन पे प्रोसेसिंग होगी. देन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सर्टेन रिकॉर्ड्स आर प्रोसेस्ड आफ्टर द इवेंट टू अवॉइड ऑपरेशनल डिलेज. All records pertaining to the event are processed immediately. देखिए एफिशिएंसी, ये वही पॉइंट है जो पहले टाइम लैग का डिस्कस किया, बट नाउ विद अ डिफरेंट एंगल. अब एंगल है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी ये है कि जो ही हम एंटर करें साथ के साथ प्रोसेस हो जाए. तो इवन बैच सिस्टम हैज़ एन ऑप्शन कि अगर आप कुछ सर्टेन नेचर की ट्रांजेक्शन है जिनको आप फॉरन प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो कर देगा. बट रियल टाइम में तो ये ऑप्शन फ्रॉम डे वन मौजूद है और बाय डिफॉल्ट है कि जो ही कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे तो वो साथ ही प्रोसेस कर देगा. Why do so many accounting information system use batch processing? Okay, now the point is accounting information system के अंदर batch processing यूज हो रही है. जैसे मैंने आपसे पहले कहा, इसमें से कुछ भी ऑब्सोलीट नहीं है. So AIS processing is characterized by high volume independent transactions. Such are recording, cash receipt, checks received in the mail. Okay. The processing of such high volume checks can be done during an off-peak computer time. Okay. This is one reason why batch processing may be done using real-time data collection. Okay. Point ये है कि हमारे पास बहुत सारी transactions similar nature की होती हैं, और उन सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शंस को हम अगर रियल टाइम के थ्रू नहीं भी करें तो बैच प्रोसेसिंग के थ्रू हम उसको आराम से कर सकते हैं. और उनके अंदर कुछ सर्टेन टाइम लैग की भी हमें बहुत ज़्यादा वो अगर होगा तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है. लाइक मैं कहता हूँ कि बिजनेस के अंदर जो प्रॉपर फ्लो होता है वो ये होता है कि आज की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आज शाम को या कल सुबह सुबह, यूजुअली कल सुबह सुबह आपके अकाउंट्स ऑफिस में पहुँच जाएंगी, और आज की सारी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स ऑफिस कल रिकॉर्ड करेगा आज की डेट में, यानी कि एक दिन पुरानी डेट में. ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई टाइम लैग आ भी रहा, अब एक दिन तो वैसे आपने डिले कर दिया, तो अब जब आप उसको एंटर भी कर देते हैं और फिर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या एंटर करने के बाद डे एंड पे आप उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बैंक्स के अंदर अगर आप, वैसे अब तो कम लोग जाते हैं क्योंकि आपका यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो अब आपके मोबाइल के थ्रू, एटीएम के थ्रू, ईमेल के थ्रू हो जाते हैं प्रोसेस. देन फिर इसी पैसा वगैरह की ऑप्शन भी है. लेकिन स्टिल अगर आप बैंक में जाते हैं, लाइन में लगते हैं, बिल जमा कराते हैं, तो बैंक आपके बिल को साथ के साथ प्रोसेस नहीं करता, वो ठप्पा लगा के आपको वापस कर देते हैं. और जब बैंक आवर्स क्लोज हो जाते हैं तब वो सारी ट्रांजेक्शन को मतलब एंटर उस वक्त कर देते हैं वो, लेकिन प्रोसेस नहीं करते. तो जाते हुए एंड पे वो सबको इकट्ठा प्रोसेस करते हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैच प्रोसेसिंग. और बैंक से ज़्यादा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मोर एक्यूरेसी किसको रिक्वायर होगी, बिकॉज दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके प्रोडक्ट ही पैसा है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, अब ये हमारे पास कुछ कोडिंग की साइंस है. ये बहुत आसान काम है, इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं. यूजेस ऑफ कोडिंग इन AIS, हम डिफरेंट चीज़ों को कोड करते हैं. जैसे आपका, मैंने बैच की पहले भी बात की, तो आपकी कोडिंग है FA17 BAF, फिर आगे रोल नंबर है. तो ये BAF तक आपका बैच कोड है, और उसके बाद फिर हर बंदे का इंडिविजुअल कोड 01, 02, 03 एंड 10 और समथिंग. ठीक है, तो कोडिंग है बेसिकली. सो कंसाइसली तो आपने डेफिनेटली चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना सीख लिया, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में भी आप कोडिंग ही करते हैं. ठीक है, सो इनके यूजेस देख लेते हैं हम AIS में. कंसाइसली रिप्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दैट वुड अदरवाइज बी अनमैनेजेबल.
यानी कि जब भी कोई आपसे पूछे तो आप कहें कि मेरा बैच, मैंने फ़लाने सेमेस्टर में फ़लाने ईयर में एडमिशन लिया था और मैं BF का स्टूडेंट हूँ और मेरा रोल नंबर 23 है। इसके बजाय आप सिंपल कहें कि SP18 BF 19। तो SP18 आपका बैच हो गया, BF आपका प्रोग्राम हो गया और 19 आपका अपना रोल नंबर हो गया। Okay, provide a means of accountability over the completeness of the transaction processed। ठीक है, इस बात को आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली बात यह है कि चार्ट ऑफ अकाउंट से भी अब जब आप चीज़ों को उठाते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं, एंटर करते वक्त उसके बाद सॉफ्टवेयर मेक श्योर करता है कि आपने सही चीज़ को सही कोडिंग असाइन की है। ठीक है। आइडेंटिफाई यूनिक ट्रांजेक्शन्स एंड अकाउंट्स विद इन अ फाइल। सेम वही बात जब आप फाइलिंग की बात करते हैं। अब ये फाइल तो एक और बात हो रही है, लेकिन हम अकाउंट्स की अगर बात करें तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो बैकबोन होती है, मैंने भी आपसे क्लास में डिस्कस किया था, बाकी लोगों ने भी जो आपको अकाउंट्स पढ़ाते हैं, या ऑडिटिंग क्रैशी साहब ने भी आपसे डेफिनेटली डिस्कस किया होगा। फाइलिंग बैकबोन है आपके पूरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। अगर आपने फाइलिंग तबाह कर दी तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पूरे का पूरा उड़ गया। और अगर आपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की डेफिनेट सही वर्किंग सीखनी है, यानी कि अगर आप बनना चाहते हैं सही वाले अकाउंटेंट, तो आप फाइलिंग को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। जब आपको फाइलिंग समझ आ गई, इसका मतलब आपको आधी अकाउंटिंग समझ आ गई है प्रैक्टिकल लाइफ में जो इम्प्लीमेंट हो रही है। तो आप अपनी ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट आपने यहाँ पे बनाया है क्विक बुक के अंदर, आप इसका प्रिंट लेंगे और रिस्पेक्टिव फाइल्स जनरेट करेंगे कि ये कैश की फाइल है, कार्ड फाइल्स होंगी, ये कंपनी ABC की फाइल है जो हमारी कस्टमर है, ये कंपनी XYZ की फाइल है जो हमारा वेंडर है, ये हमारे बैंक की फाइल है, और इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये सेल्स रिसीट्स की फाइल है, कैश रिसीट की फाइल है, ये बैंक रिसीट की फाइल है, ये बैंक पेमेंट की फाइल है, ये बैंक रिसीट की फाइल है। तो डिफरेंट फाइल्स को आप वो असाइन करेंगे। ठीक है। और फिर जब भी आपने फाइल्स निकालनी होंगी तो आपने चूँकि अकॉर्डिंगली उनको अरेंज किया होगा ड्रॉर्स के अंदर, रैक्स के अंदर, तो आप सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट से देखेंगे सिंपली, और वो पर्टिकुलर रैक खोलेंगे और वहाँ से चीज़ें निकालना, वो फाइल निकाल लेंगे। तो फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई यूनिक ट्रांजेक्शन्स एंड अकाउंट्स विद इन अ फाइल। तो ये वाली जो फाइल है, ये तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो सिस्टम में फाइल है, तो इसके अंदर जो भी यूनिक ट्रांजेक्शन है हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसके नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो यूनिक नंबर है हमने पहले डिस्कस किया और ऑडिटिंग में भी आपने डिस्कस किया, प्री नंबर्ड बुक्स। चेक बुक इज अ प्री नंबर्ड बुक। तो हर चेक का एक स्पेसिफिक नंबर है। ठीक है। तो आपका खुदा न खासा पे चेक लिखा हुआ है, गिर जाता है और आपके पास उसका नंबर है, तो आप सिर्फ बैंक कॉल करेंगे कि इस नंबर का चेक अगर आए तो आपने इसको डील नहीं करना, आपने इसको ऑनर नहीं करना, ये बाउंस होगा। ठीक है। तो यूनिक गेट पास आउट, यूनिक प्री नंबर्ड, इनवॉइसेस यूनिक प्री नंबर। सो ये इंट्रो है आपकी कोडिंग का बेसिकली।